Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I Vinay again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. So I hope आप लोग अपने घर पे होंगे फिट फाइन तंदुरुस्त और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके जिसमें जेई मेंस और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं. बट अगर हम दूसरे तरीके से बात करें फॉर द सीबीएसई पर्सपेक्टिव, ये हमारे सीबीएसई का हिस्सा नहीं है. मींस एक ऐसा टॉपिक आज आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारे सीबीएसई में तो नहीं आता है, बट उसको लेके हमारे मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस की जो वैरायटी है और जो उनके आने के चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो विदाउट वेस्टिंग नॉट दैट मच टाइम, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपना स्टार्ट करते हैं अपनी असाइनमेंट पे. एंड द असाइनमेंट इज़ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस असाइनमेंट मैं आपके साथ कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और कुछ चीज़ें ऐसी थियोरेटिकल पॉइंट्स और यू कैन से एक्सप्रेशंस, डेरिवेशंस, वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो द पॉइंट इज़ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो मेन मुद्दा तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से ही होने वाला है. बट जैसा कि मैंने टॉपिक में कहा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले इसको समझ जाते हैं. सो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? सो यू ऑल नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज जो हम लोग ऑलवेज स्टडी करते हैं. Number 1, linear charge distribution means charge distributed across the length, or you can say charge per unit length. Second is the surface charge distribution or area charge distribution means per unit area, and this one is volumetric charge distribution. Symbol is being rho, means charge distributed per unit volume. Means किसी भी बॉडी के वॉल्यूम के अक्रॉस व्हेनेवर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड वी कॉल दैट एज अ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो लीनियर एंड द एरिया वो तो हमारे सीबीएसई में है और जिनको लेके हमने अपने गॉसेस लॉ में एक्सप्रेशन सेट आउट कर लिया. बट द पॉइंट इज दैट कि इस बार हमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे देखना है. सो अगर मैं आपसे अब ओवरव्यू में या ओवरऑल में बात करूं, सो व्हेन वी हैव टू स्टडी, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने जाएंगे, सो वी हैव टू स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ द बॉडी. बट जो ज़्यादातर हमारे पास आता है दैट बॉडी इज स्पेरिकल. सो वी हैव टू स्पेरिकल बॉडी, वी हैव टू स्टडी द स्पेरिकल बॉडी जो आपका चार्ज्ड है. बट स्पेरिकल बॉडी भी 2 कैटेगरीज में चला गया. कैटेगरी नंबर 1 इज कंडक्टिंग स्पेरिकल बॉडी. Conducting means when that spherical body is being made up of metal, means अगर वो कंडक्टर से बना है so that would be conducting. ओके, और अगर वो इंसुलेटिंग टाइप के मटेरियल से है जहां पे चार्ज फ्लो कर नहीं सकता, इन दैट केस द बॉडी वुड बी इंसुलेटिंग स्पेरिकल बॉडी. सो अभी के लिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कंडक्टिंग स्पेरिकल बॉडी. अब कंडक्टिंग स्पेरिकल बॉडी में भी 2 कैटेगरीज आ गई. नंबर 1, इफ द स्पेरिकल बॉडी इज बीन होलो. Hollow word means if the spherical body is being shell type का है. सेकेंड कैटेगरी हमारी आ जाती है if the spherical body is being of solid nature, means complete solid है. तो चलिए कंडक्टिंग में भी 2 हैं, तो चलिए दोनों को एक साथ एनालाइज करना शुरू करते हैं. सो एवरीवन चेक दिस आउट. लेट्स सपोज दिस इज आवर होलो स्पेरिकल बॉडी हैविंग रेडियस कैपिटल R and capital Q is the amount of charge which is given to that. Okay, तो हमने capital Q charge उसे provide कर दिया and we all know that charge always distributed uniformly over the surface. तो वैसे तो पहली बात तो ये uniformly distribute होने वाला है. Okay, surface पे, क्योंकि अंदर तो आपका hollow part है. Okay, so this time this is our shell type of body. Now let us consider a P point at a distance of small r from the center of the spherical shell. Okay, so where is that P point is located? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, so the first point is when small r is greater than capital R, means when our P point is outside. जब हमारा P point कहाँ पे होगा? Outside में होने वाला है. तो अगर हमारा P point आउटसाइड है देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट पॉइंट, ये अब हमें देखना है.
ओके तो चलिए इसको ऐसे रखते हैं क्योंकि मुझे हमें दोनों केसेस को यहाँ पे देखना है. So my first case is when small r is being greater than the capital R, यानी जब हमारा P point out of that body. So in that case the expression for the electric field would be, the expression would be E outside. The formula would be 1 by 4 pi efficient naught. What is the charge enclosed by that P point? यानी अगर हम इस P point पर एक Gaussian surface imagine करें, what we imagine? If we imagine the Gaussian surface, means a imaginary surface where the electric field is same. So what is the charge enclosed? The charge enclosed by that would be capital Q and the separation is small r. So the electric field outside is 1 by 4 pi efficient naught Q by R square. ये हमने गॉसेस की थर्ड एप्लीकेशन में डिराइव कर लिया था. ओके, द सेकेंड केस when small r is equal to capital R means when we are at the surface. In that case, electric field over the surface, the expression would be 1 by 4 pi efficient naught capital Q by capital R square. Means when the P point comes over the surface, in that case small r becomes equal to the capital R. Okay. Third case, when small r is less than capital R, it indicates that the P point is located inside that spherical body. Check this out. ये रहा हमारा P point. If we draw the Gaussian surface for this, अगर हम इसके लिए Gaussian surface draw करते हैं, दिख रहा है आपको अंदर एक imaginary Gaussian surface. So what is the charge enclosed by this surface? कितना है? 0. Why the charge enclosed is 0? Because the body is being hollow. और अगर बॉडी होलो है तो आपका चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा. तो अगर आपके पास चार्ज इनक्लोज ही नहीं हुआ, यानी आपके पास कैपिटल Q का वैल्यू ही 0 है, चार्ज इनक्लोज इज 0, अगर वो आपके पास 0 है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड वुड बी ऑल्सो 0. क्लियर है? सो दीज आर द 3 एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर व्हाट? फॉर कंडक्टिंग स्पेरिकल बॉडी, बट वो भी शेल टाइप ऑफ बॉडी. अब साइड में सॉलिड पे चलते हैं, तो एक बार साइड में देखेंगे प्लीज एवरीवन. लेट्स सपोज दिस इज आवर स्पेरिकल बॉडी, बट दिस बार ये कंडक्टिंग है ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड कैपिटल Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमने इसे प्रोवाइड करवाया है. ठीक है, तो इस बार मैंने कैपिटल Q चार्ज प्रोवाइड करवा दिया. ओके, दिस टाइम बॉडी सॉलिड है बेटा. हमारा बॉडी कैसा है? सॉलिड है, मतलब अंदर से भी आपका फिल्ड है, बट इट इज कंडक्टिंग. और अगर बॉडी कंडक्टिंग है तो ये तो हम जानते हैं दैट वेन एवर द चार्ज इज गिवन टू द बॉडी, इट ऑलवेज एक्वायर ओवर द सरफेस एंड यूनिफॉर्मली. तो इस स्टेटमेंट को वापस से रिपीट करते हैं दैट वेन एवर द चार्ज प्रोवाइडेड टू द कंडक्टिंग बॉडी, अगर आप किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज एक्वायर करवाते हो या चार्ज प्रोवाइड करवाते हैं, वो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे जाएगा और वो भी यूनिफॉर्मली. सरफेस पे क्यों जाएगा इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो दैट कि चार्ज को जब इन फ्यूचर अगर लूज करने का कंडीशन आया तो आपको वर्क डन कम से कम करना पड़े. ओके, क्योंकि सरफेस पे होगा तो जल्दी लूज हो जाएगा, और वर्क डन जितना कम होगा एनर्जी स्टोर भी उतनी कम होगी, और एनर्जी स्टोर जितना कम होगा आप उतने ही ज़्यादा स्टेबल रहेंगे. सो टू अटेन दैट स्टेबिलिटी, कंडक्टिंग के पास एबिलिटी है कि वो कंडक्ट कर सकती है. कंडक्ट करने का मतलब अगर आपने अंदर चार्ज प्रोवाइड करवाया तो वो उस चार्ज को कैरी करके कहाँ तक लेके जा सकती है? सरफेस तक लेके जा सकती है. तो इसलिए अंदर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं रहेगा. ओके, नाउ वी विल अगेन स्टार्ट वर्किंग एट अ P पॉइंट. Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, P पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज स्मॉल r. तो इस बार यानी फिर से वही केस आ गया. Case number 1, when small r is greater than, so the electric field at outside, the expression would remain the same beta, capital Q by small r square. Second case मैं थोड़ा सा क्विक करना चाहूँगा. when the P point is over the surface, so the electric field over the surface, हमारा expression रहेगा
1/4πε0q/R². And when the P point is inside means small r is less than, तो बेटा यहाँ पर भी आपका गॉसियन सरफेस जो अंदर बना दैट इनक्लोजेज जीरो अमाउंट ऑफ चार्ज. क्यों? क्योंकि अंदर इस बार सॉलिड तो है, बट इस बार चार्ज सॉलिड होने के बावजूद भी सरफेस पे भाग गए, क्योंकि जो बॉडी आपने लिया है उस बॉडी के पास कंडक्ट करने का एबिलिटी है, यानी बॉडी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है. और उसी बॉडी ने यही किया, उसने अपने सारे चार्जेस को सरफेस पे ही रखा. अगर आप अंदर भी देंगे तो वो उस चार्ज को सरफेस पे ही एक्वायर करवाएगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी कम से कम, यानी वहां पे वर्क डन कम से कम होगा. तो इसलिए जब हम अंदर गए तो भी हमारे पास चार्ज इनक्लोज जीरो था. दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज अगेन जीरो. सो दीज आर द टू एक्सप्रेशंस for the electric field outside, surface and inside. So whether the body is shell in character or whether the body is solid in character, but if the body is conducting, the expression for outside, surface and inside would be same और identical आप बोल सकते. Am I clear? और लगे हाथ इसके expression या इसके variation को देख लेते हैं. तो अगर if we want to draw the graph of electric field versus separation, so inside दोनों के ही केसेस में जीरो है. तो यानी जब तक हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल नहीं हो जाता तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहने वाला है. ओके, तो लेट मी ड्रॉ. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा, ये जीरो रहा. ओवर द सरफेस, जैसे ही सरफेस पे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा. एंड आउटसाइड द सरफेस योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्मॉल आर, जो कि दोनों एक्सप्रेशंस में आपको दिख रहा होगा. सो दिस इज द वेरिएशन फॉर E वर्सेस R फॉर अ स्पेरिकल बॉडी. बट स्पेरिकल कैसा? कंडक्टिंग स्पेरिकल बॉडी. हाँ, चाहे वो शेल हो चाहे वो सॉलिड हो, अगर कंडक्टिंग है तो आपके लिए एक्सप्रेशन इस तरीके से काम करेगा. क्लियर है ये वाली बात? चलिए, नाउ वी विल लर्न और वी विल डिस्कस अबाउट इंसुलेटिंग स्पेरिकल बॉडी. ओके, इंसुलेटिंग स्पेरिकल बॉडी. और यहां पे भी आपके पास टू केसेस जाएंगे बेटा. ओके, केस नंबर 1, इफ इट इज अ शेल टाइप ऑफ अ बॉडी. अगर बॉडी कैसी है? शेल टाइप की है, तो वी हैव अ इंसुलेटिंग बॉडी. अगेन चेक दिस आउट. बॉडी हैविंग रेडियस कैपिटल आर प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोगों ने उसे प्रोवाइड करवाया. सो दिस इज द प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वी प्रोवाइडेड. दिस इज आर पी पॉइंट whose distance from the center is small r. ओके, तो इस बार बॉडी शेल है तो इसका मतलब अंदर चार्ज एक्वायर नहीं है. तो फिर से वही केस नंबर 1, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R मीन्स आउटसाइड. सो हमारा आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वही 1/4πε0 कैपिटल Q बाय स्मॉल r², where small r represents the position of P point, capital R represents the radius. ओके, तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया. सो फर्स्ट केस व्हेन वी वर आउटसाइड. सेकेंड केस व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R मीन्स व्हेन वी आर ओवर द सरफेस, जब हम सरफेस के ऊपर होंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस, द एक्सप्रेशन वुड बी अगेन 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R². ओके, तो यानी ये हमारा एक्सप्रेशन फिर से सेम रहा. थर्ड केस इज when small r is less than capital R means when we are inside. okay, so inside, अगर हम inside जाते हैं और बॉडी शेल है, शेल मीन्स अंदर से होलो है, तो अंदर चार्ज कितना एक्वायर किया आपने? कुछ नहीं, क्योंकि इस बार भी चार्ज आपके सरफेस पे है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द इंसुलेटिंग स्पेरिकल बॉडी इज जीरो. यानी आप फिर से देख पा रहे हैं दैट एक्सप्रेशन फॉर आउटसाइड, expression for the surface and expression for the inside is exactly identical and similar जो हमारा conducting body के लिए था, चाहे वो shell था चाहे वो solid था. आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक. चलिए, तो हमारा वेरिएशन अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाने जाएं तो हमारा E वर्सेज R का प्लॉटिंग कैसा बनेगा भाई? E वर्सेज R, द प्लॉटिंग फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी समथिंग दैट स्मॉल r, जब तक आपका स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल, यानी जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंच जाते, टिल देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. देन ओवर द सरफेस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. एंड आफ्टर दैट
आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा आउटसाइड का ग्राफ था। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ ई वर्सेस आर स्क्वायर जब हम लोग टॉक कर रहे हैं किसके बारे में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंसुलेटिंग स्पेरिकल बॉडी, बट जब बॉडी किस नेचर में हो, शेल के नेचर में, यानी अंदर से हो लो। अब वापस से चलते हैं और नाउ वी विल प्रोसीड टू द सेकंड केस, एंड सेकंड केस इज सॉलिड। इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और इस पे आपको समझना है। सो लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आए थे इन द प्रीवियस असाइनमेंट, सर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे आया, तो अब आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो एवरीवन चेक दिस आउट। Let's suppose we have a spherical body again having radius capital R and we provided Q amount of charge. तो चार्ज सरफेस पे भी गया, but this time charge is also been going to be inside the body. इस बार चार्ज सरफेस पे तो होगा बट सरफेस के साथ साथ अंदर भी होगा, क्योंकि इस बार चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है ओवर द वॉल्यूमेट्रिक पार्ट, क्योंकि स्पेरिकल बॉडी है तो स्पेयर का वॉल्यूम होगा कुछ ना कुछ। मीन दिस टाइम द चार्ज इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल्सो इनसाइड। क्यों भाई? क्योंकि ये इंसुलेटिंग बॉडी है। तो अगर बॉडी इंसुलेटिंग है तो बॉडी के पास एबिलिटी नहीं होगा कि वो चार्ज अंदर वाले चार्ज को सरफेस तक कैरी कर सके। तो दैट्स वाई जो चार्ज आपने बॉडी को प्रोवाइड करवाया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और वो भी कहाँ पे? इनसाइड द वॉल्यूम। यानी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बुलाते हैं, वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वो कांस्टेंट है। यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, यानी 1 मीटर क्यूब में 10 कूलम है तो नेक्स्ट 1 मीटर क्यूब में भी 10 ही होंगे, नेक्स्ट 1 मीटर क्यूब में भी 10 ही होंगे। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इंसुलेटिंग सॉलिड स्पेरिकल बॉडी देख रहे हैं, बट एक ऐसा बॉडी देख रहे हैं जिसका रो कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, नाउ वी विल टेक ऑल द पर्टिकुलर सेम केसेस जो हमने देखे। फर्स्टली वी विल टेक द पी पॉइंट हेयर। तो ये कौन सा केस हुआ? आउटसाइड का। अगर ये आउटसाइड है तो आर गॉसियन सरफेस वुड बी समथिंग लाइक दैट। इफ द गॉसियन सरफेस इज दैट, तो हाउ मच टोटल चार्ज जो हम इनक्लोज कर रहे हैं? कैपिटल क्यू चार्ज इनक्लोज कर रहे हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग कैपिटल क्यू इनक्लोज कर रहे हैं, यानी पैरामीटर बिल्कुल सिंपल है। तो ये आसान हो गया। नाउ सेकेंड केस, इफ द पी पॉइंट कम्स ओवर द सरफेस, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस। अगर हम सरफेस पे आते हैं तो सरफेस के चार्ज प्लस में इनसाइड के चार्ज दोनों अगर मिलाए जाएं तो हमारे पास टोटल चार्ज Q है। तो हमारा एक्सप्रेशन 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज कैपिटल Q, और जो हमारा सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कैपिटल R स्क्वायर। तो हमारा ई सरफेस भी वही रहा। अब गेम इनसाइड का समझना है आपको। ओके एवरीवन चेक दिस आउट। लेट्स सपोज द पी पॉइंट इज इनसाइड। ये मेरा ब्लू से जो अभी मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज माई गॉसियन सरफेस इफ माई पी पॉइंट इज इनसाइड। ओके, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज आई एम इनक्लोजिंग, जो ये गॉसियन सरफेस इनक्लोज कर रहा है। तो आई थिंक डेफिनेटली इस बार द चार्ज इनक्लोज, इस बार जो चार्ज इनक्लोज हुआ है इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस, जो ब्लूइश पोर्शन आपके पास है, इन दैट हमारा चार्ज कैपिटल क्यू नहीं होगा। इस बार चार्ज कैपिटल क्यू के अलावा कुछ और होगा। तो कुछ और होगा तो हम उस एक्सप्रेशन को कुछ डिफरेंट नेम दे देते हैं। ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वुड बी 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट Q डैश बाय स्मॉल आर स्क्वायर। देखो यही तो पैरामीटर चेंज है। अब तक क्या हो रहा था? वेदर इट वॉज कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग सॉलिड और इंसुलेटिंग शेल, इन ऑल द 3 प्रीवियस केसेस इनसाइड Q ही 0 था। अगर हम साइड में जाएं यहाँ पे Q ही 0 था इनसाइड, और अगर Q 0 तो रेस्ट ऑफ पैरामीटर ही 0, तो उसे स्टडी नहीं करना। इस बार आपके पास Q 0 नहीं है क्योंकि इंसुलेटिंग बॉडी है, तो इस बार हमें उसी Q को निकालना है। और इस Q के लिए वी हैव टू जस्ट ओनली यूज सिंपल मैथमेटिक्स
मीन्स अ यूनिटरी मैथड जो आपने छोटी क्लास में सीखा है, दैट ओके वी हैव क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, हमारे पास ये कैपिटल क्यू चार्ज है, कहां पे, पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी का वॉल्यूम क्या है, सो वी कैन से 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द टोटल वॉल्यूम. दिस वॉल्यूम कंटेन्स हाउ मच चार्ज, दिस वॉल्यूम कंटेन्स कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी पूरी वॉल्यूम में कैपिटल क्यू चार्ज है. तो वन वॉल्यूम में कितना होगा, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. क्लियर हुआ, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में कैपिटल क्यू है तो वन में कितना होगा, इट वुड गो इन डिवाइड. और हमें कितना वॉल्यूम का चार्ज चाहिए, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि इस बार जो P पॉइंट का सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज स्मॉल आर, ये जो छोटा सा सेपरेशन है. तो हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया है, द गॉसियन सरफेस, दैट ब्लूइश पार्ट ऑफ द गॉसियन सरफेस, इट इज ऑल्सो स्पेयर. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. ओके, तो इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया होगा, और इसी के चार्ज को ही तो हम क्यू डैश बुला रहे हैं. समझ रहे हो इस बात को. सो व्हाट इज द क्यू डैश, Q dash is the charge enclosed by that small Gaussian surface. जो स्मॉल वॉल्यूम हम लोगों ने अंदर कंसीडर की तो स्मॉल वॉल्यूम 4/3. तो ये यूनिटरी मेथड है. टोटल वॉल्यूम कैपिटल Q, तो 1 में कितना हुआ, डिवाइडेड, सो 4/3 पाई आर क्यूब में कितना होगा, कैपिटल Q बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, आई होप आप लोग देख पा रहे हैं. ओके, सो ये दोनों कैंसिल, तो यहां से हमें Q डैश का एक्सप्रेशन क्या मिला, आई एम राइटिंग हियर, सो Q डैश इज इक्वल टू Q स्मॉल इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब. एम आई क्लियर टू दिस एक्सप्रेशन. दिस इज दैट चार्ज. बेटा ये वो चार्ज है जो हमारे उस स्मॉल वॉल्यूम में कंसिडर है, जो उस गॉसियन सरफेस में. तो आई थिंक इन दैट एक्सप्रेशन अब हम लिख सकते हैं. सो व्हाट इज E इनसाइड, हेल्प कीजिए मुझे, 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट, Q डैश की वैल्यू ध्यान से, कैपिटल Q स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब. ये तो Q डैश का वैल्यू था, डिवाइड में स्मॉल आर स्क्वायर पहले से ही था. स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल विद दिस, ओनली 1 आर लेफ्ट. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी इज 1/4 pi efficient naught Q small r by capital R cube. This is the expression for electric field inside the spherical body. But कैसा spherical body? Insulating solid spherical body. अब हम अपने आप को distinguish करेंगे बेटा. Now, when you are looking for the competition, you have to be very precise with that what type of a body that we are talking about. अब मैं आपके साथ कुछ चीजें वर्ड बाय वर्ड क्लियर करूंगा विद द सम न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ लेके आया हूं. सो इन फ्यूचर हम उन आने वाले न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. सो आई विल गिव यू वन मोर रफ आइडिया, और एक ऐसी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको IIT मेंस और एडवांस तक लेके जाएगा. बट आई होप ये सॉलिड शेल इंसुलेटिंग कंडक्टिंग आपको समझ में आ गए होंगे. ओके ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट वी हैव कंसिडर्ड दिस. हम लोगों ने बेटा ये स्टडी कर लिया है, हम लोगों ने ये एनालाइजेशन कर लिया है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड इंसुलेटिंग के लिए आ चुकी है. तो आई थिंक अब हम उसका वेरिएशन बना सकते हैं. सो द वेरिएशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके प्लीज एवरीवन चेक दिस आउट, फॉर इंसुलेटिंग solid spherical body I am talking about. Okay, so outside E outside is inversely proportional to R square, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन था 1/4 pi efficient naught Q by small r square. E inside the simple expression 1/4 pi efficient naught Q by capital R square. Okay, and sorry, my mistake, E surface, my mistake please. And E inside, the final expression for electric field is 1/4 pi efficient naught capital Q small r by capital R cube. Am I clear to that? ये हमारा means inside electric field is directly proportional to separation. Okay, so when we are going to plot the variation E versus R
बट किसके लिए, इंसुलेटिंग सॉलिड बॉडी के लिए द वेरिएशन वुड बी समथिंग लाइक दैट। तो जब तक आप इनसाइड हो, जब तक स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R नहीं हो जाता, यानी जब तक आप इनसाइड हो, योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। So what is the meaning of directly proportional? The line is going to be straight. Okay, so over the surface पहुंच गए। उसके बाद जैसे ही आप स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R जाएंगे, when we go outside it go inversely proportional. So it has been inversely proportional to the square of the distance. This is the region when the small r is less than capital R. This is the region when the small r is greater than capital R, और ये हमारा वो पॉइंट है when small r is equal to capital R. Am I clear with this graph? तो आई थिंक आपको ग्राफ में भी वेरिएशन पता चल गया होगा that how the variation of the electric field is happening. Am I clear to that? Yes or no? Done है? Okay. Now the point is that कि हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कंडक्टिंग बॉडी में समझ गए। ओके तो ये वाला पैरामीटर समझ में आया और आपको ये चीजें भी आगे बहुत हेल्प करने वाली है। बट दिस टाइम अब जो आपके साथ क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो आईटी मेंस के क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो थोड़े से टिपिकल और चेंजेस होंगे। चेंजेस कैसे होने वाले हैं वो आप देखिए। दैट हम लोगों ने अभी अभी स्फेरिकल बॉडी के इनसाइड चार्ज को निकाला, एक गॉसियन सरफेस। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इंसुलेटिंग बॉडी, इंसुलेटिंग सॉलिड बॉडी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, बिकॉज जो रेस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं हमारे, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। कंडक्टिंग शेल, ओके, कंडक्टिंग सॉलिड, इंसुलेटिंग शेल, ऑल दीज थ्री केसेस वर्क इन अ सेम मैनर। और तीनों में कॉमन क्या चीज है, दैट तीनों में Q इनसाइड इज 0। तीनों में यही चीज कॉमन है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन ऑल दीज थ्री केसेस इज 0। बट इंसुलेटिंग सॉलिड अपने आप को एक अलग कैरेक्टर में लेके चलता है, बिकॉज इट डज नॉट अलाउ इनसाइड चार्ज टू बी 0। ये चार्ज अंदर 0 नहीं रखता है। तो अब यहां पे हम लोगों ने अभी अभी एक तरीका लगाया, एक मैथड लगाया, एक सिंपल मैथ्स को अप्लाई किया, अ यूनिटरी मैथड। ओके, दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम में इतना है तो 1 में कितना होगा और बचा हुआ में कितना होगा, दैट्स एक्सरसाइज। बट इमेजिन और लेट्स गो बैक टू द फ्लैश लाइट, पीछे जाते हैं और समझते हैं कि जब हमने यूनिटरी मैथड सीखा और यूनिटरी मैथड का हमारे लिए लॉजिक क्या है, या हमारे पास उसका एप्लीकेशन करने का पॉइंट कब लगेगा, यानी यूनिटरी कब लगाया जाएगा। तो बेटा यूनिटरी तब लगाया जाएगा जब आप वो डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ रहे हैं ना, दैट 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये आपका टोटल वॉल्यूम था। इस वॉल्यूम में कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो 1 में इतना होगा। तो ये पॉसिबिलिटी तभी देखी जाती है व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज कांस्टेंट। जब वो बटा हुआ, वो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली बटा हुआ हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और यूनिफॉर्मली हर जगह काम कर रहा हो, तब तो हम ये यूनिटरी मेथड अपना लें। बट आगे जाके क्या हो सकता है कि हमारे पास ये जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ दैट ये जो है यूनिफॉर्मली वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इट कैन बी द फंक्शन ऑफ R। What is the meaning of function of R? यानी वो स्मॉल r मीन्स सेपरेशन के साथ डिपेंड कर रहा है। वो समझ रहे हैं इस बात को, दैट इट इज बीइंग डिपेंडिंग विद द सेपरेशन। मीन्स जैसे जैसे स्मॉल r चेंज होता जाएगा, रो यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बदलता जाएगा। अब आप इस तरीके से देखिए, अगर हम ये कहते हैं दिस इज अ इंसुलेटिंग सॉलिड बॉडी विद रो इज बीन फंक्शन ऑफ R, यानी रो R के साथ चेंज हो रहा है, यानी जैसे जैसे हम P पॉइंट को सेंटर से दूर लेते जाएंगे, यानी जैसे जैसे हम स्मॉल r की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता जाएगा। और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो इस बॉडी में हर जगह जो चार्ज का बंटवारा है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक वाली बात है, और इसी प्रॉब्लमेटिक वाली पॉइंट को ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसी प्रॉब्लमेटिक का सॉल्यूशन निकालने का तरीका मैं आपके साथ नेक्स्ट आने वाले न्यूमेरिकल में शेयर करूंगा।
सो विद दैट पॉइंट आई होप अब तक की थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और इन्हीं थ्योरीज के कुछ लॉजिक और कॉन्सेप्ट और इस नॉन यूनिफॉर्म वाले पॉइंट को आई विल पिक दैट, क्योंकि ये आपके लिए सबसे एक्सट्रीम है। यानी इन इलेक्ट्रिक फोर्स, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स मेंस में, एडवांस में आते हैं, इट शोज द वेरिएशंस वेयर द कॉम्प्लिकेशंस गेट स्टार्टेड। ओके, तो चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हेयर आई हैव अ क्वेश्चन जो हमारे AIEEE 2009 में है, बट यही वैरायटी के क्वेश्चंस प्रीवियसली रिसेंटली 2 या 3 IITs के कुछ पेपर्स में आया हुआ है। तो चलिए एक बार देखते हैं। ही सेज लेट रो आर, रो ब्रैकेट में आर, इट इंडिकेट्स दैट सरफेस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी स्मॉल आर का फंक्शन है। तो हमारा फंक्शन कैसे है, दैट रो इज कैपिटल Q पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। यानी हमारा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज कैपिटल Q? कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज, ये क्वेश्चन में मेंशन है। व्हाट इज कैपिटल R? इज द रेडियस। पाई इज अ कांस्टेंट, सो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। चार्ज जो आपके पास टोटल है वो भी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, तो यानी ये सारा जो टर्म है ना अंदर वाला, दिस होल टर्म इज कांस्टेंट बट स्मॉल आर इज द वेरिएबल, यानी सेपरेशन है। अब ये वेरिएबल है तो यानी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरिएबल है। नाउ ही इज आस्किंग फ्रॉम अ पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चलिए, तो सीधा सा बात है, अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब इट इज डेफिनेटली अ इंसुलेटिंग स्फेरिकल बॉडी। अगर ये कंडक्टिंग होता तो अंदर चार्ज ही नहीं होता, चाहे वो शैलो चाहे सॉलिड हो, तो अंदर तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारे पास वो डायरेक्ट हो जाता है। ओके, और प्लीज लेट मी क्लियर वन मोर थिंग कि जब तक आपके पास कंडक्टिंग नहीं लिखा है आप उसे इंसुलेटिंग की तरीके से लेके जाएंगे, और जैसे ही आपको ये बता दिया गया है कि सेपरेशन के साथ चार्ज का बंटवारा अलग अलग है, ये तो यही दिखा रहा है ना, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विद सेपरेशन इज वेरिएबल, इट इंडिकेट्स कि आपके पास अंदर भी चार्ज है। ओके, सो दिस इज माई बॉडी हैविंग रेडियस कैपिटल R, टोटल चार्ज कैपिटल Q है, इस बात को याद रखेंगे। अब हमें R1 पे चाहिए, तो इसके लिए इसके मेथड और इसके तरीके को एवरीवन सब ध्यान देंगे। सो फॉर दैट एंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, दैट वी विल कंसिडर अ सर्कुलर रिंग। हम इस बार एक सर्कुलर रिंग कंसिडर करेंगे, रिंग टाइप ऑफ कैरेक्टर कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस बार जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। सो आई हैव टेकन अ सर्कुलर रिंग, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। This is my circular ring having radius small r, okay, and having thickness is dr. Am I clear to that? So this is how we are going to solve the non-uniform distribution. और आपको ये मैथमेटिकली समझ में आएगा। तो अभी के लिए एक सर्कुलर रिंग ले लेते हैं। ओके, सो विल यू प्लीज हेल्प मी आउट फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर रिंग, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम, मैं रिंग की बात कर रहा हूं। सो वॉल्यूम का जर्नल एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, एरिया इंटू थिकनेस, इट इज बीन द जर्नल एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम। ओके, सो अगर हम लोग इसी वॉल्यूम को निकालने जाएं जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, मींस स्मॉल वॉल्यूम या आप कुछ भी बुला सकते हो, तो एक तरीके से फॉर स्मॉल सेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसे dv लिख देता हूं। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट रिंग, एरिया ऑफ द रिंग इज 4 पाई r स्क्वायर, सर्कुलर हो गया। एंड व्हाट इज द थिकनेस, द थिकनेस इज dr. So this is the volume of the small section. Clear हुआ? Okay. So since we know that volumetric charge density is charge distributed per unit volume. So for small section अगर हम consider करना चाहते हैं, वो जो हमने small ring लिया है, okay, ring type का जो section consider किया है, for that small section the volumetric charge density would be small amount of charge. So ये मान लेते हैं भाई उसके पास कितना चार्ज है, इस रिंग के पास dq अमाउंट ऑफ चार्ज है, dq स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है। ओके, सो व्हाट वुड बी द dq हेयर, तो dq कितना हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इनटू dv. सो व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, इट इज बीन कैपिटल Q पाई r स्क्वायर इनटू स्मॉल r, एंड व्हाट इज द स्मॉल वॉल्यूम, 4 पाई r स्क्वायर dr. Am I clear? Pi cancel with this pi,
So dq would be the small amount of charge is capital Q divided by r square, okay, into 4 small r cube dr. This is the small amount of charge. ये वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है जो उस रिंग के अंदर होगा, और एक ऐसी स्पेरिकल बॉडी का सेक्शन जिसमें आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी r के साथ वेरिएबल है. ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ओके, सो ये तो हमें उस छोटे से सेक्शन का मिल गया. नाउ द टीचर इज आस्किंग वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पी पॉइंट. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट पे, तो आप पी पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं एट r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. ओके, तो हम एक पॉइंट P ले लेते हैं. ये रहा मेरा P पॉइंट. अब इस P पॉइंट का अपना एक गॉसियन सरफेस होगा टोटल, एंड दिस गॉसियन सरफेस हैज अ रेडियस r1. ओके, तो हमें इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. तो अगर हमें P पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें P पॉइंट की वजह से ये जो गॉसियन सरफेस बना है, ये जो रेड वाला जो गॉसियन सरफेस है, इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया होगा पहले ये पता लगाना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच चार्ज इज बीन इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस. अब हम यूनिटरी मेथड लगा देते. अगर हमारा वॉल्यूमेट्रिक यानी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर बराबर होता तो हम वो कर देते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, और सिंस हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है तो हमें चार्ज का वेरिएशन. तो ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है, द इक्वेशन 1 विच इज बीन हाईलाइटेड हियर, इट इंडिकेट्स दैट फॉर द स्मॉल सेक्शन हमारे पास चार्ज कितना होगा. अब हमें चार्ज चाहिए कितने वाले का? R1 तक का, पूरे का कंप्लीट. सो वी विल डू द इंटीग्रेशन पार्ट. सो द नेट चार्ज इनक्लोज, मैं साइड में कर रहा हूं, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो Q डैश नाम ले लेते हैं. तो इट शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ dq, और गॉसियन सरफेस कहां से है? 0 से लेके R1 तक. एम आई क्लियर? ये वाला पॉइंट कि हमारा जो गॉसियन सरफेस है, दैट गॉसियन सरफेस इज फ्रॉम 0 टू R1. अगर यहां पे टीचर हमसे पर्टिकुलरली कहता व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ रेंज फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो हम अपनी लिमिट के हिसाब से वहां रेंज का चार्ज भी निकाल सकते थे. तो आई थिंक ये वाला ट्रिक आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने में हेल्प करेगा. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और इन द नेक्स्ट स्लाइड अपने नेट चार्ज को निकालते हैं. सो द नेट चार्ज इज Q डैश इज इक्वल टू 0 to R1 of dq इंटीग्रेशन. सो R1 एक बार बैक आउट कर लेते हैं. द R1 was 4 कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब बाय r स्क्वायर. ओके, तो ये हमारा R1 है 4 कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर. ये वाला पॉइंट आप लोग क्लियर कर पा रहे हैं? यहां पे आपको सारी चीजें पता चल रही होंगी जैसे हैं. ओके, एंड दैट वुड बी into dr. This would be dr. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो Q डैश would be 4 कैपिटल Q कैपिटल R स्क्वायर इज कांस्टेंट, R क्यूब इंटीग्रेशन R पावर 4 by 4, लिमिट इज फ्रॉम 0 to R1. 4 कैंसल विद दिस 4, so the Q डैश इज कैपिटल Q R स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर इंटू R1 की पावर 4. सो ये कौन सा चार्ज आया? ये वो चार्ज आया जो गॉसियन सरफेस इनक्लोज कर रहा है, यानी P पॉइंट इनक्लोज कर रहा है. तो आप P पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो. अब तो आसान है. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P पॉइंट, P पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? द एक्सप्रेशन वुड बी 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट चार्ज इनक्लोज बाय P पॉइंट डिवाइडेड बाय द सेपरेशन ऑफ द P पॉइंट. भाई P पॉइंट का सेपरेशन कितना है? हम एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं. दिस वॉज द P पॉइंट एंड P पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 फ्रॉम द सेंटर. तो इसका मतलब ये हमारा R1 पे, तो हमारे पास Q डैश बाय R1 स्क्वायर. ओके, तो हमने जर्नल एक्सप्रेशन लगाया जैसे हम लोग लगाते हैं, चार्ज बाय जो भी उसका सेपरेशन है, बट इस बार चार्ज Q डैश होगा. और Q डैश कितना आया हमारे पास? सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट, ध्यान से रखेंगे, कैपिटल Q
r1 power 4 by capital R square. This is the value of q dash divided by r1 square. r1 square cancel, so it left only square. So the electric field at P point is 1 by 4 pi efficient naught q r1 square by r square. This has been the final expression for electric field at P point. Clear hai? So the final expression is what? The E is equal to 1 by 4 pi efficient naught q r1 square by capital R square. This is our final answer. So I am picking my final answer from here. मैं अपने final answer को यहाँ से pick कर रहा हूँ. Okay, and we will back to that. हम लोग वापस से इधर बैक साइड पे आ जाते हैं. एंड द माई फाइनल आंसर जो मेरे पास था, मैं यहाँ स्लाइड में कॉपी करके लेके आ गया हूँ, तो दैट वी कैन कंपेयर विद द ऑब्जेक्टिव्स. हम अपने ऑप्शंस के साथ इसे कंपेयर कर लें. सो माई फाइनल आंसर इज दिस वन, जो यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा हुआ है, दैट ई पी इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एफिशिएंट नॉट क्यू आर वन स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर. जो आपके पास अवेलेबल है, जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जो आप लोग यहाँ पे समझेंगे, तो आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ रहा है, वो आप लोगों को चेकआउट करना है. ओके, तो दिस इज द पॉइंट हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट. डन है? So check out the options, but before going to the option, that one point that I have done, मेरा skip हो गया था दिमाग से. How the volumetric charge distribution relate with that radius r power 4. So I have taken r square. तो चलिए इस क्वेश्चन में चेंज ही कर लेते हैं, इसे r square कर लेते हैं. और if it is r square, तो हमारे ऑप्शंस में यहाँ चेंज आने वाला है. So capital R square एंड कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक है, मैंने ऑप्शंस को यहाँ पे चेंज कर दिया आपके सामने. इफ इट इज कैपिटल आर पावर 4, तो आंसर उसी के अकॉर्डिंग आ जाता. तो वो कैपिटल आर तो रेडियस ऑफ द बॉडी है, वो तो कांस्टेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वो कैसे वेरी कर रहा है. ओके, यहाँ पे पाई की जगह पे अगर 2 पाई लिखा होता, 3 पाई लिखा होता, तो उससे कोई वेरिएशन नहीं आता. तो ठीक है, तो मैंने आर स्क्वायर हो गया था मुझसे. सो आई हैव चेंज दैट पॉइंट. सो विद दैट, अकॉर्डिंग टू दैट, विच वुड बी आर करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज बीन आर करेक्ट आंसर. जहाँ पे कैपिटल आर, ये आर पावर 4 नहीं होगा हमारा. ठीक है, ये वाला हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर. सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी. सो आई होप मैं आपको टेक्निक और प्रोसीजर एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा हूं, दैट हाउ टू स्टडी द न्यूमेरिकल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी, जिसमें चार्ज अंदर है पहली बात तो, और ऊपर से वो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नॉन यूनिफॉर्म है. यानी कॉम्प्लिकेशन तो है, तो उसमें भी एक और कॉम्प्लिकेशन आ गई, वो नॉन यूनिफॉर्मिटी की. तो उसके लिए आपको वर्क ऐसे ही करना पड़ेगा. थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है, बट व्हेन यू प्रैक्टिस फॉर दैट इट वुड बी वेरी ईज फॉर योर साइड. एम आई क्लियर? सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द 2010 जो मैं आपके सामने ब्रिंग किया है. तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने लेवल पे बिल्कुल ट्राई करेंगे. यू विल डू बाय योर ओन. आप खुद से करेंगे इस चीज़ को, आप खुद से इसे संभालेंगे, सीधी सी बात है. सो बस जो चीज़ें हैं वो ध्यान से देख लेते हैं. इस बार हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है रो नॉट 5 by 4 negative small r by capital R. This is the how the volumetric charge distribution small r के साथ vary कर रहा है. Okay, when small r is greater than capital R, हमारा volumetric charge density 0 है. यानी सीधी सी बात है, आउटसाइड कुछ नहीं है, जो भी है वो इनसाइड है. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर पे. तो हमारे लास्ट क्वेश्चन में वो R1 था, यहाँ पे स्मॉल r है. तो इस बार हमारे पास स्पेरिकल बॉडी है विद रेडियस कैपिटल आर. ओके, डायग्राम को थोड़ा सा समझ जाना प्लीज यार. ओके, सो स्पेरिकल बॉडी विद रेडियस. तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा? पहले वी हैव टू टेक अ रिंग. तो हम वैसे ही जैसे हम लोगों ने रिंग को लेके काम किया था, तो एक रिंग को लेके स्टडी करेंगे. वी विल एनालाइज द रिंग, वी विल स्टडी दैट रिंग. तो रिंग का रेडियस आप लोग ले लीजिए स्मॉल आर. ओके, एंड थिकनेस को ले लीजिए डी आर. ओके, सो वी विल वर्क दैट. एंड आफ्टर जब हमारे पास डी क्यू आ जाएगा, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल चार्ज, तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू 0 to r. क्योंकि इस बार हमारा जो P पॉइंट है वो R रेडियस पे, तो इस बार हमें पूरे का चाहिए. तो हमने जो चार्ज निकाला था वो तो रिंग का था ना, केवल यहाँ. अब हमें पूरे का चाहिए, तो वी विल डू विद द इंटीग्रेशन पार्ट एंड यू विल हैव योर आंसर.
सो आई थिंक दिस क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आप लोगों के लिए रखा है, दिस क्वेश्चन यू विल डू योर बाय योर ओन। आप एक बार वॉल्यूमेट्रिक को वापस से देखेंगे, आप उसे ध्यान से देखना, समझना, एंड इट विल बी वेरी ईज, और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। डन है? सो देर इज वन मोर क्वेश्चन जेईई मेन 2012 में जो था, बट ये ग्राफिकल है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, जिसे आप लोग अपने ग्राफिकल वे में आराम से कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव डिस्कस रिसेंटली, मैंने स्टार्टिंग के पेजेस, स्टार्टिंग की स्लाइड्स में आपके साथ सारे ग्राफ डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर ऑफ टोटल चार्ज कैपिटल Q एंड रेडियस कैपिटल R। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर है, क्या कहीं पे कंडक्टिंग लिखा हुआ है? नो। तो देर इज नो कंडक्टिंग वर्ड इज मेंशन। ये जो कंडक्टिंग वर्ड है ये मेंशन ही नहीं है, तो अगर ये मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो इंसुलेटिंग कंसिडर किया जाएगा, पहली बात। ओके, दूसरा, यहां पे शेल भी नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब वो सॉलिड है, तो यानी बाय डिफॉल्ट उसे इंसुलेटिंग सॉलिड लेना है, अनलेस अनटिल वो शेल, होलो, कंडक्टिंग ऐसा वर्ड यूज नहीं करता है। कंडक्टिंग है तो फिर आपको टेंशन ही नहीं लेना कि वो सॉलिड है या फिर होलो है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ, कंडक्टिंग नहीं है तो फिर आपको देखना है कि वो शेल है या फिर सॉलिड है। तो यहाँ पे शेल के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो हम उसे सॉलिड ही लेके चलेंगे। बट अगर हम अपने ग्राफ को देखें तो शेल वाला ग्राफ कहीं पे है ही नहीं, नाइदर A, नाइदर B, नाइदर D, ओनली द C is being for the solid, that inside E is directly proportional to R, outside it is inversely proportional to R square. Am I clear? So option C is being the correct one. यानी हमारे पास ग्राफिकल तरीके भी हो जाते हैं जो हमारे पास आते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द इंसुलेटिंग। बट बिफोर गोइंग टू दैट, बिफोर लिविंग दिस टुडेज लेक्चर, आज का लेक्चर खत्म करने से पहले आई वॉन्ट टू डिस्कस वन मोर थिंग। देर इज अ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा न्यूमेरिकल, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको आपकी 11th क्लास के साथ टच करेगा, एंड दिस क्वेश्चन वाज इन जेईई मेन 2019। सो 2019 में ये क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन को समझाने के लिए आई वांट टू टेक जस्ट ओनली 5 मिनट्स। सो दिस टॉपिक नेम, मैंने ये टॉपिक, ऑब्वियसली बात है मैं अपनी तरफ से ही आप लोगों के साथ ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, और आप बोल सकते हैं आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक दे रहा हूँ। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग अपने नोट्स में, इन इलेक्ट्रोस्टैट्स के नोट्स में, जहाँ पर भी आपके पास पेज वैकेंट है, वहाँ पे SHM ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल को आप एनालाइज कर लेंगे। ओके, सो पॉइंट इज दैट एवरीवन वी नो दैट, लेट्स सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। In that uniform electric field we place an electric dipole, so we place a dipole plus Q and minus Q. Okay, dipole का लेंथ ले लेते हैं small d या कुछ भी ले लीजिए, small d is the separation, हम तो 2a लेते हैं। Okay, due to that uniform electric field we all know that this uniform electric field will exert two forces। यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स लगता था F1, F2, but both the forces are making a couple, and because of that there is a torque act, and that torque is PE sin theta. Done है? And this torque is responsible for the rotation of the dipole. ये torque हमारे dipole को rotate करता है। Okay? Now the point is that if the dipole is get rotated, tilted, अगर मेरे पास ये डायपोल है ऐसे रखा हुआ है और मैंने डायपोल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, कैसे रखा हुआ है, पहले उसे स्टेबल रख लेते हैं। तो डायपोल सबसे ज्यादा स्टेबल कितने डिग्री पे होता है भाई, सब जानते हो, डायपोल इज स्टेबल एट 0 डिग्री। याद रखो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, दैट डायपोल इज स्टेबल एट 0 डिग्री। ठीक है, तो हमारा डायपोल 0 डिग्री पे था भाई, तो हमने अपने डायपोल को 0 डिग्री पे रख दिया। तो 0 डिग्री का मतलब द डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही होना चाहिए। इसका मतलब हेयर वी शुड हैव नेगेटिव Q एंड हेयर वी शुड हैव पॉजिटिव Q, बिकॉज डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन डायपोल के नेगेटिव से पॉजिटिव जाता। तो ऐसे हमारे पास एक डायपोल रखा हुआ था, शांति से रखा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हलचल नहीं। बट लेट्स सपोज बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल आई गेट, मैंने इस डायपोल को थोड़ा सा इनबैलेंस कर लिया, मैंने इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम हेयर। नाउ माय डायपोल गेट ट्विस्टेड
एंड दिस ब्लैक लाइन जो मैंने ड्रॉ की है आपके सामने, दिस इज बीन रिप्रेजेंटिंग द न्यू पोजीशन ऑफ द डायपोल। तो हमने अपने डायपोल को न्यू पोजीशन पे डाल दिया, ठीक है। सो हमारा डायपोल थोड़ा सा न्यू पोजीशन पे जा चुका है। सो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सो माई डायपोल गेट शिफ्टेड। अब नाउ हमारी स्टेबिलिटी कहाँ थी? 0 डिग्री पे। लेट सपोज मैंने इसे अनस्टेबल करके 5 डिग्री पे कर दिया, स्मॉल एंगल से, बाय स्मॉल एंगल डेविएशन कर दिया हम लोगों ने। अब स्टेबिलिटी कहां पे है? 0 डिग्री पे। सो डायपोल वापस से कहां आने की कोशिश करेगा? 0 पे आएगा, बट ड्यू टू दैट मोमेंटम वो अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, नीचे की तरफ। समझ रहे हो ये वाली बात को? ओके, फिर वापस से स्टेबल आने की कोशिश करेगा, फिर इस, एंड बाय दिस मैनर दिस डायपोल विल गो मूव अप डाउन अप डाउन। सो एक तरीके से दिस गेट स्टार्टेड ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन करना शुरू कर दिया इसने। क्या करना शुरू कर दिया? इट गेट स्टार्टेड ऑसिलेशन इन इट्स मोशन। तो अब ऑसिलेशन है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये ऑसिलेशन SHM होता है। तो दिस इज द टॉपिक। तो एक एडवांस, और आप बोल सकते हो जेई एडवांस और मेन का ही टॉपिक है जिसे हमें कंटिन्यू करना है। ओके, तो आज हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने की कोशिश की है। तो चलिए एक बार इसको SHM में प्रूव करते हैं। सो व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग? इफ वी अप्लाई सम टॉर्क, ऑब्वियसली बात है हम टॉर्क लगाएंगे। सो द टॉर्क वुड बी, कितना लगेगा? PE sin थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लगाएगी, और यही PE sin थीटा हमें रीस्टोर करने में हेल्प करेगा। क्या करने में हेल्प करेगा? रीस्टोर। सो व्हाट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क? द रीस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस PE sin थीटा। लेट सपोज हमने टॉर्क लगाया PE sin थीटा, हमने कुछ लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से उस पर टॉर्क लगाएगी ताकि वो स्टेबल पे आ जाए। तो द टॉर्क विच इज एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी कॉल्ड एज रीस्टोरिंग टॉर्क। ओके, क्योंकि वो उसे स्टेबल पे लेके आ रहा है, बट वो हमारी डायरेक्शन के अपोजिट है। बट सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, हमने इसे स्मॉल डेविएशन दिया है। ओके, तो अगर थीटा वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा वुड बी नियरली इक्वल टू थीटा। तो हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बन गया? PE थीटा। एम आई क्लियर टू दैट? ओके, तो ये चीज हमारे पास आ गई। नाउ यू हैव टू रिकॉल योर क्लास 11th, फ्रॉम 11th क्लास। सो सिंस हमारे पास ये जो ऑसिलेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये रोटेशन मोशन है। सो इन द रोटेशन मोशन द टॉर्क इज गिवन बाय I अल्फा। याद करो क्लास 11, वेयर I स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर हुआ, और अल्फा स्टैंड्स फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। डन है? तो ये हमारे लिए टॉर्क आ गया। तो ये अगर हमारे लिए टॉर्क है तो एक बार काम कर लेते हैं, इसको दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। ये हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क है जो हमारी डायपोल को एंगुलर एक्सेलरेशन देगा, तो यही तो रीस्टोरिंग टॉर्क उसे रोटेट करवाएगा। सो न्यूमेरिकली दिस I अल्फा मस्ट बी इक्वल टू माइनस PE थीटा, where alpha is equal to negative PEI by theta. Am I clear? अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये वाली बात? Am I clear or not? Yes, होना चाहिए ये वाला पॉइंट। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ रिकॉल योर 11th क्लास अगेन SHM। अगर किसी भी इक्वेशन को SHM में होना है, इट शुड ओबे दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, बस बात ये, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, ये एंगुलर में। तो आई थिंक ये दोनों इक्वेशन कंपैरेबल हैं, और अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपैरेबल करते हैं तो व्हाट इज द ओमेगा स्क्वायर वी गॉट? द ओमेगा स्क्वायर इज PE by I. So what would be the omega? Omega is equal to root over PE by I. So this is been how we have done. हमने क्या किया? हमने ये प्रूव किया कि whenever the electric dipole is slightly disturbed from its position, थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है, it will in a SHM.
अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं उसकी स्टेबल पोजीशन से, तो वो ऑसिलेट करने के बाद SHM के अंदर होगा। कैसे होगा? SHM में होगा। और उस SHM का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? ये दिस इज आर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो व्हाट वुड बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? द एंगुलर फ्रीक्वेंसी वुड बी जो हमारे पास यहां पे आया है। ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हमारे एक्सप्रेशंस को फाइनलाइज कर देते हैं। एंड द एक्सप्रेशंस आर दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM ऑफ डायपोल ऑफ SHM ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। सो इलेक्ट्रिक डायपोल का SHM फ्रीक्वेंसी कितना आया? ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर PE बाय I। ओके, तो चलिए इस PE बाय I को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। व्हाट इज P? डायपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन। और हमने हमारे डायग्राम में सेपरेशन क्या लिया था डायपोल का? द सेपरेशन ऑफ द डायपोल वॉज D। मैं बस केवल डायपोल ड्रॉ कर रहा हूं अभी के लिए, प्लस Q एंड माइनस Q। नाउ एक छोटी सी चीज कंसीडर कर लेते हैं, अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इनहैंस करना है तो। ओके, उस स्मॉल थिंग्स को एक बार, उस स्मॉल चीज को एक बार देखेंगे। लेट सपोज प्लस Q का मास ले लेते हैं स्मॉल m। लेट स्मॉल m इज द मास ऑफ दिस चार्ज एंड स्मॉल m इज ऑल्सो द मास ऑफ दिस चार्ज। ओके, हमारा डायपोल रोटेट करेगा एंड दिस वुड बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारे डायपोल की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो फर्स्ट पार्टिकल जो है, यानी जो प्लस Q है, जो मास है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेपरेशन कितना हो गया बेटा? D/2। और सेकेंड मास का भी सेपरेशन कितना है? D/2। मीन्स बोथ द पार्टिकल्स आर एट D/2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लास 11th याद रखना है बेटा आपको। ठीक है, तो ये तो हमारा P हो गया। अब हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते हैं। तो यहां पे दो पार्टिकल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था भाई? mr² प्लस mr², यानी सब्मेशन ऑफ mr²। तो यहां पे दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल के मासेस सेम है। व्हाट इज द R स्टैंड्स फॉर? R का मतलब क्या होता था? R का मतलब होता था सेपरेशन। R का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ मास और पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है R का मतलब? R का मतलब होता है, डन है? तो यहां पे R का मतलब क्या है? R मीन्स सेपरेशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ रहे हो? तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दोनों मासेस का सेपरेशन कितना है भाई? हेल्प करो मुझे। I इज इक्वल टू M D/2 का स्क्वायर प्लस M D/2 का स्क्वायर। ये समझ में आया? D/2 कहां से आया? ओके, तो हमारे पास कितना हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2 टाइम्स ऑफ M D²/4। और हमारा जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायपोल इज md²/2। तो आप इस पॉइंट को रेलिवेंटली भी याद कर सकते हैं, दैट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल। ऐसे भी याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हैं? दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? md²/2। ये कई बार आपको हेल्प भी कर जाएगा। तो देखो आज के पॉइंट्स ऐसे ही पिक किए हैं जो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। आपको मेंस में, एडवांस में बिल्कुल ही प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। इट वुड बी वेरी इज। ओके, सो इफ वी यूज बोथ द वैल्यूज, तो हमारा ओमेगा क्या आएगा? मॉडिफाइड। हमारा मॉडिफाइड ओमेगा क्या होगा? जब एक तो ये हो गया हमारा फाइनल, अगर हम PE और I की टर्म में देखना चाहें, बट इफ वी वांट टू मॉडिफाई, सो P की वैल्यू बोलो Q इंटू D E, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है? md²/2, और वो 2 ऊपर जाएगा। 1d कैंसिल विद दिस एंड आवर फाइनल ओमेगा इज रूट ओवर 2QE/md। This is been the another expression for angular frequency, but in terms of charge, electric field, and you can say mass of the particle and the separation between dipole. यहाँ पे small d is the separation of dipole है बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके ओके, अगर आपके पास ओमेगा है तो आई थिंक आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। ये भी आराम से आ सकता है टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है बेटा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो md ऊपर जाएगा और 2qe नीचे आएगा. So you can also learn this formula, what is the time period of SHM of the electric dipole. But when it is slightly disturbed, जब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, in that case I am talking about. ठीक है बेटा? ओके, सो आई थिंक हम लोगों ने चीजें सीख ली हैं. सो अगर ये चीज हो गया है तो दिस 2019 क्वेश्चन आपके लिए वेरी इजी है. अब ये आपके लिए डायरेक्ट हो गया. क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज Q, separation D, having mass small m. They place in a uniform electric field E. If it is slightly rotated from equilibrium position. इक्विलिब्रियम कितने डिग्री पे होता है भाई? 0 डिग्री पे, याद कर लीजिए. ओके, सो अगर हम उसे स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी अभी हमने निकाला है, इट वुड बी √2QE/md. और अगर टाइम पीरियड पूछता है तो √2πmd डिवाइडेड बाय 2QE. ओके, वैसे तो ओमेगा का फॉर्मूला एक और भी था, दैट वुड बी QE/I. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में है तो ऐसे, बाकी फैक्टर जैसा भी है. तो आई थिंक सी इज बीन आर करेक्ट आंसर. सो एट द एंड आई होप आज के टॉपिक्स ने आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा. आज के टॉपिक्स में मैंने आपको कुछ जो सिखाने की कोशिश की है, वेदर वो नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे टाइम पीरियड हो. So I hope I am quite successful to give you the knowledge or to give you the method to solve these type of question. तो मैं कुछ हद तक वो successful रहा हूँ. So if you got your answer, if you get the topic, so well and good, share this channel, share this video to your all the friends so that सारे लोग एक दूसरे के साथ शेयर करें, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, फिजिक्स को आसान बनाया जा सके ताकि हम लोग एट द एंड when the why is clear then the how is easy के कॉन्सेप्ट पे काम करें. So till then stay safe, stay healthy, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए. ओके, थैंक यू.